बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम 2018 का जो फ़र्स्ट पेपर है उसकी करेक्शन करेंगे। एक्चुअली 2018 से स्टार्ट करने का जो मकसद है वो ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास जो लेटेस्ट एडिशन है इम्तियाज़ शाहिद की बुक का 69th एडिशन वो अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए 2018 से स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं आज। तो जिनके पास ओल्ड एडिशंस हैं तो मतलब 51st एडिशन से ऑनवर्ड जिनके पास एडिशंस हैं उन सब के पास जो 2018 के पेपर्स हैं वो मौजूद हैं। तो काइंडली आप जो कंटेंट लिस्ट है वहाँ से ये पेपर को निकाल सकते हैं। तो आज जो पेपर हम करेक्ट करने जा रहे हैं ये पीएमएस का पेपर नंबर 1 है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हु वाज द इन्वेंटर ऑफ माउस। तो माउस का जो इन्वेंटर है वो डोगलस एंगलबर्ट है। इसने 1964 में जो माउस है उसको इन्वेंट किया था और 2013 में इसकी डेथ हुई है इस बंदे की। नेम द पर्सन हु वाज एक्साइल्ड टू सेंट हेलेना आफ्टर रिनाउंड बैटल ऑफ वाटरलू इन 1815। तो वाटरलू के बारे में आपने एक तो ये याद रखना है कि ये बेल्जियम के अंदर है। बेल्जियम का जो कैपिटल है वो ब्रसल्स है। ब्रसल्स के अंदर हेडक्वार्टर है नेटो का। और जो नेटो है ये आपको पता होना चाहिए कि 1949 में ये बनी थी। और उसके बाद नेपोलियन के बारे में कुछ चीज़ों का आपको पता होना चाहिए कि जो नेपोलियन बोनापार्ट है ये 1769 में ये पैदा हुआ था और 1804 में ये फ्रांस का किंग बना था। 1815 में इसने बैटल ऑफ वाटरलू लड़ी थी जिसमें इसको ड्यूक ऑफ वेलिंगटन से शिकस्त हुई थी और उसके बाद इसको एग्ज़ाइल कर दिया गया था। एक आइलैंड का नाम था एल्बा आइलैंड, वहाँ पे इसको एग्ज़ाइल कर दिया गया था। वहाँ से ये दोबारा से बेल्जियम के अंदर एंटर हो गया था। तो उसके बाद इसको अफ्रीका के अंदर एक आइलैंड है सेंट हेलेना, जहाँ से बाहर आने के लिए कोई जगह थी नहीं, तो वहाँ पे इसको एग्ज़ाइल कर दिया गया था। उसके बाद उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सीटी स्कैन स्टैंड फॉर। तो इसको कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी भी बोलते हैं और इसको कंप्यूटर टोमोग्राफी भी बोलते हैं। नॉर्मंडी का उसने पूछा हुआ है तो ये एक जगह का नाम है जो फ्रांस के अंदर है। उसके बाद उसने सर लॉरेंस ओलिवर का पूछा हुआ है तो ये जो सर लॉरेंस ओलिवर है इनकी जो पब्लिसिटी का जो रीज़न है वो ये है कि इन्होंने हैमलेट और जो ओथेलो है, जो दोनों शेक्सपियर्स की, एक तो ओथेलो उसकी बुक है और जो हैमलेट है वो प्ले था, उसके अंदर इन्होंने बड़ा अच्छा जो रोल है वो प्ले किया हुआ। ये एक्टर थे और ये यूके से बिलोंग करते थे। कोफी अन्नान का पूछा हुआ है कि जो फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल था यूएनओ का, ये बिलोंग किस कंट्री से करते थे। तो ये घाना से बिलोंग करते थे। 18 अक्टूबर 2018 को इनकी डेथ हुई है और ये 7th सेक्रेटरी थे यूएनओ के। इनके बाद बां की मून आए थे जो कोरिया से बिलोंग करते थे और बां की मून के बाद जो अब मौजूद हैं उनका नाम एंटोनियो गुटरेस है जो पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। तो इनकी एक बुक है वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशन, ये आपने याद रखनी है। और उसके बाद उसने घाना का ही कैपिटल पूछ लिया हुआ। तो घाना का जो कैपिटल है वो अक्रा है। और आपको याद होना चाहिए कि जो घाना है उसको उसका जो पुराना नाम है वो गोल्ड कोस्ट था। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसका वो ये है कि व्हाट इज़ ब्लैक पूल। तो बल्कि उसने कॉन्गो का पुराना नाम पूछा हुआ 9 क्वेश्चन में, तो वो ज़ेरी है। ब्लैक पूल का उसने पूछा हुआ है तो ये इंग्लैंड के अंदर एक टाउन है। उसके बाद रख गुलाम लाइव स्टॉक फार्म, इसके बारे में आपने याद रखना है कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी लाइव स्टॉक फार्म है और ये सिंध के अंदर है, बक्कर के अंदर। उसके बाद उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विच इज़ द बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। तो फ्रेश वाटर लेक जो दुनिया की सबसे बड़ी है वो लेक सुपीरियर है और ये आपने याद रखना है कि ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर आती है। अगर वो इसका कॉन्टिनेंट पूछ ले तो ये नॉर्थ अमेरिका है, अगर इसका कंट्री पूछ ले तो वो कनाडा है। विच इज़ द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। तो जो लेक बेकाल है वो दुनिया की सबसे गहरी लेक है और ये जो लेक बेकाल है ये रशिया के अंदर आती है। अगर वॉल्यूम के हिसाब से वो दुनिया की सबसे बड़ी लेक पूछ ले तो वो लेक बेकाल है। अगर वो एरिया के हिसाब से पूछ ले तो वो कैस्पियन सी है। और कैस्पियन सी के बारे में आपने याद रखना है कि एक एब्रीवेशन देता हूँ आपको, अगर वो पूछ ले कि इनमें से कौन सा कंट्री है जो कैस्पियन सी को नहीं लगता, तो इसका एक एब्रीवेशन आपने याद रखना है तारिक, TARIK, तारिक। ये जो तारिक कंट्रीज़ हैं ये सारे कैस्पियन सी के साथ अटैच होती हैं। तारिक कंट्रीज़ है कौन कौन से? तुर्कमानिस्तान, A से आज़रबाईजान, R से रशिया, I से ईरान और K से कज़ाकिस्तान। ये जो पांचों कंट्रीज़ हैं
ये कैस्पियन सी के साथ लगते हैं। उसके बाद उसने यूराल माउंटेन का पूछा हुआ है, तो यूराल माउंटेन के बारे में आपको दो तीन चीज़ें पता होना चाहिए। एक तो जो यूराल माउंटेन है ये एशिया को यूरोप से सेपरेट करता है, यानी कि जो एशियन रशिया और जो यूरोपियन रशिया, इनको दोनों को आपस में ये डिवाइड करता है। तो यूराल माउंटेन कहाँ पे आती हैं? ये रशिया के अंदर आती हैं और ये रशिया को डिवाइड करता है बिटवीन टू कॉन्टिनेंट्स। उसके बाद उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विच कंट्री इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर, तो ये सऊदी अरेबिया है। जो पहले नंबर पे है वह यूएसए है। तो उसके बाद उसने क्वेश्चन बेरिंग स्ट्रेट का पूछा हुआ है। स्ट्रेट का आपको पता है कि स्ट्रेट इज़ अ नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर विच डिवाइडेड टू मेजर पोर्शन ऑफ लैंड बिटवीन टू पार्ट्स। तो स्ट्रेट की जो डेफिनेशन है इसका आपको पता होना चाहिए। और जो स्ट्रेट है ये बेरिंग स्ट्रेट, यहाँ से जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो भी गुजरती है। और जो बेरिंग स्ट्रेट है ये रशिया को सेपरेट करती है यूएसए से, यानी कि जो अलास्का इनकी स्टेट है ना यूएसए की, उसको सेपरेट करती है रशिया से। और अलास्का के बारे में आपने याद रखना है कि जो अलास्का है ये 1867 में, यानी कि 1867 में ये यूएसए ने परचेज़ की थी रशिया से। तो बाई एरिया जो अलास्का है ये यूएसए की सबसे बड़ी स्टेट है। अगर बाई पॉपुलेशन पूछ ले तो वो कैलिफोर्निया है, और अगर बाई एरिया पूछ ले कि कौन सी स्टेट यूएसए की सबसे बड़ी है तो वो अलास्का है। यहाँ पे एक और भी इनकी स्टेट है फ्लोरिडा, जिसको स्पेन से ख़रीदा गया था। और ये 1819 में यूएसए ने स्पेन से फ्लोरिडा को परचेज़ किया था। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है इंटरनेशनल डेटलाइन का। उसने पूछा हुआ है इंटरनेशनल डेटलाइन पासिस थ्रू, पहले भी आपको बताया कि ये बेरिंग स्ट्रेट से गुजरती है। यहाँ पे दो तीन स्ट्रेट उसने और लिखी हुई हैं बेरिंग स्ट्रेट के नीचे ही, स्ट्रेट ऑफ हुर्मज़। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि दुनिया का जो 40% ऑयल है ये इस स्ट्रेट से ट्रैवल करके सारी दुनिया के अंदर तकसीम होता है। तो ये जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मज़ है ये तीन कंट्रीज़ के दरमियान आती है, ओमान, ईरान और यूएई। अगर दो कंट्रीज़ का पूछे तो फिर आपने यूएई और ईरान का ही बताना है। तो उसके बाद डॉवर स्ट्रेट का पूछा हुआ है, तो ये ब्रिटिश और फ्रांस को सेपरेट करती है। उसके बाद जो डेविस स्ट्रेट है ये ग्रीनलैंड और कनाडा के दरमियान आती है। उसके बाद उसने शॉर्टेस्ट डे इन ऑस्ट्रेलिया पूछा हुआ है, तो ये यहाँ पे 21 जून लिखा हुआ है, तो ये 22 जून होता है। एग्जैक्ट जो डे है ना ये 22 जून है। तो जो इक्वल डेज़ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, मतलब आप ये कह लें कि जो सबसे लंबा दिन होता है वो 22 जून होता है, जो सबसे शॉर्टेस्ट डे होता है वो दिसंबर के अंदर होता है। और जो इक्विनॉक्स होते हैं दो, एक तो 21 मार्च को दिन और रात बराबर हो जाते हैं और एक 23 सितंबर को दिन और रात बराबर हो जाते हैं। उसके बाद उसने पूछा हुआ है कि निकनेम उसने पूछा हुआ है एटॉमिक बम का, जो कि हिरोशिमा के ऊपर गिराया गया था। तो इसका नाम लिटिल बॉय था। ये 6 अगस्त को गिराया गया था। एक 9 अगस्त को नागासाकी के ऊपर बम गिराया गया था, उसका नाम फैट मैन था। और 1945 में ही जो अमेरिका ये कह लें कि इन्होंने जो एटम बम है ये 1945 में इन्होंने बनाया था। उसके बाद उसने ट्रीटी ऑफ सेवर्ट्स पूछा हुआ है, तो ये 1920 में ये साइन हुई थी ट्रीटी ऑफ सेवर्ट्स। और इसके नतीजे में क्या हुआ था कि जो वर्ल्ड वार वन थी उसको रोक दिया गया था, ट्रीटी ऑफ सेवर्ट्स। अगर वो पूछ ले कि जो वर्ल्ड वार वन है वो किस ट्रीटी के नतीजे में रोक दी गई थी, तो वो ट्रीटी ऑफ सेवर्ट्स के नतीजे में उसको रोक दिया गया था। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क का उसने पूछा हुआ है कि जो मुस्तफ़ा कमाल है इसने जो खिलाफत है ये कब ख़त्म की थी, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसने 1924 में ख़त्म की थी। और 1923 में जो खिलाफत मूवमेंट है ये सब कॉन्टिनेंट जो है मतलब हिंदुस्तान, वहाँ से इसको ख़त्म कर दिया गया था। और मुस्तफ़ा कमाल तुर्की से बिलोंग करते हैं लेकिन ये ग्रीस में पैदा हुए थे, ये आपने याद रखना है। उसके बाद उसका क्वेश्चन है कि पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशन आर ओपन वर्ड, मतलब उसने पूछा हुआ है कि वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशन ये किस हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट के पहले वर्ड्स थे, तो ये यूएन चार्टर के थे। और जो यूएन चार्टर ये किसने लिखा था, ये एफ डी रोजवेल्ट जो कि अमेरिका का प्रेसिडेंट ना उसने लिखा था। उसके बाद उसने कोहे जूदी का पूछा हुआ है, तो ये जो कोहे जूदी है यहाँ पे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती थी वो रुकी थी। और इस कश्ती का नाम आपने याद रखना है अर्क है। और 1960 में ये जो कश्ती है इसको यहाँ से निकाल के तो तुर्की का जो इलाका है एक कोनिया, वहाँ पे इसको रख दिया गया था। और जो कोहे जूदी है
उसको अरारत माउंटेन इंग्लिश में बोलते हैं। यहाँ से दो बड़े फेमस रिवर जो हैं वो निकलती हैं, एक यूफ्रेट जिसको दरिया फ़रात बोलते हैं, और एक टिग्रस जिसको दरिया दजरा बोलते हैं। और इनके बारे में अपने याद रखना है कि ये इराक़ के अंदर आके तो बसरा के मुकाम पे ये जो दोनों रिवर्स हैं ये आपस में मिल जाते हैं, और उसके बाद ये जो रिवर है एक बन जाता है और इसको शत्तुल अरब बोला जाता है इसी रिवर को। उसके बाद उसने साइलोन पूछा हुआ है कि श्रीलंका का जो पुराना नाम है ये साइलोन था। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि जो श्रीलंका का साइलोन से भी पुराना नाम था वो सर अंदीप था। 1948 में बरतानिया ने इसको अपनी कॉलोनी के अंदर चेंज कर लिया था और इसका नाम साइलोन रख दिया था। और 1972 में जो श्रीलंका है इसका नाम साइलोन से श्रीलंका हो गया। तो उसके बाद उसने पूछा हुआ कि 1 यार्ड इज़ इक्वल टू हो मैनी मीटर्स। तो इसका जवाब बिल्कुल करेक्ट है, 0.914 मीटर। BTU के बारे में पूछा हुआ है, तो जो BTU है इसका मतलब होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, और ये गैस के लिए यूज़ होता है। गैस का जो जूल है उसको BTU बोलते हैं, और ये 1055 जो BTU है ये इसके अंदर एक BTU के अंदर 1055 जूल्स होते हैं। उसके बाद उसने पूछा हुआ है कि 1 ग्राम ऑफ गोल्ड इज़ इक्वल टू हाउ मैनी मिलीग्राम्स ऑफ गोल्ड। तो ये 1000 मिलीग्राम जो गोल्ड है वो 1 ग्राम के इक्वल होता है। उसके बाद एडम्स पीक उसने पूछा हुआ है कहाँ पे है, तो श्रीलंका में है, क्योंकि जो हज़रत आदम है ये सबसे पहले श्रीलंका में आए थे। 1 इंच इज़ इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। उसके बाद उसने एक इक्वेशन पूछी हुई है, तो इसकी जो सॉल्यूशंस हैं वो मैं आपको इंशाल्लाह रात को शेयर कर दूंगा एक रजिस्टर के ऊपर इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करके। तो उसके बाद उसने पूछा हुआ क्वेश्चन ओल्ड इनहेबिटेंट सिटी ऑफ द वर्ल्ड, तो ये दमस्कस है। और अगर वो पूछ ले कि विच इज़ द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड, तो वो जरीचो है जो कि जॉर्डन का सिटी है। अगर वो पूछे कि इनहेबिटेंट सिटी ऑफ द वर्ल्ड, तो वो दमस्कस है। उसके बाद उसने क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा हुआ है कि कल्चरल सेंटर ऑफ गंधारा सिविलाइजेशन, तो ये आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में टेक्सला के अंदर है। उसके बाद ओल्डेस्ट मोनार्की जापान है, ओल्डेस्ट जो एंथम है वो भी जापान का है। उसके बाद उसने फादर ऑफ होम्योपैथी पूछा हुआ है, तो ये सैमुअल हाननमैन है और ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद उसने पूछा हुआ है कि द बुक वेल्थ ऑफ द नेशन इज़ रिटन बाय, तो इनमें से किसी ने भी नहीं लिखी हुई, और जिस ऑथर ने ये लिखी हुई है उसका नाम एडम स्मिथ है। और एडम स्मिथ जो हैं ये बहुत बड़े एक इकोनॉमिस्ट थे। उसके बाद उसने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के बारे में पूछा हुआ है कि ये किसने लिखी है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये जर्मन लैंग्वेज के अंदर लिखी गई थी, और इस बुक का नाम कार्ल मार्क्स ने ये बुक लिखी थी। इस बुक का नाम था दास कैपिटल, जिसके अंदर ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो था। दास कैपिटल बुक का नाम है। कार्ल मार्क्स ने और फ्रेडरिक मार्क ने ये मिलके ये बुक लिखी थी। द फेमस इंसिडेंट ऑफ बोस्टन टी पार्टी, तो ये जो बोस्टन टी पार्टी है ये 1773 में हुई थी। ये बहुत सारी कॉफ़ी और जो टी है ये बहा दी गई थी अटलांटिक ओशन में, और अटलांटिक ओशन में जो टाइटैनिक है ये डूबा था। अहमद ख़ान खरल के बारे में पूछा हुआ है, तो ये 1857 में जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट हुई थी उसमें ये शहीद हुए थे, और ये झमरा से बिलोंग करते हैं। और उसके बाद फैज़ अहमद फैज़ का उसने पूछा हुआ है कि उनको इम्प्रिजनमेंट हुई थी, तो किस केस में उनको इम्प्रिजनमेंट हुई थी ये भी आपने याद रखना है कि इनको रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी के अंदर इनको इम्प्रिजनमेंट हुई थी। 1951 में ये जो कॉन्स्पिरेसी है ये स्टार्ट हुई थी। कभी कभी वो पूछ लेता है कि इनके जो वकील थे वो कौन थे, तो वो आपको मुझे भी याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको बाद में बता दूंगा। वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हुए हैं, हुसैन शहीद सोहरावर्दी। तो इनके जो वकील थे वो हुसैन शहीद सोहरावर्दी थे, और 1951 में ये कॉन्स्पिरेसी हुई थी जिसके नतीजे में लियाकत अली ख़ान को रावलपिंडी में असैसिनेट कर दिया गया था, और 1954 में इनको सज़ा सुना दी गई थी फैज़ अहमद फैज़ को। और इस कॉन्स्पिरेसी के अंदर जो मिलिट्री है वो भी इन्वॉल्व थी, और इनको जो फैज़ अहमद फैज़ है इनको 1962 में लेनन पीस प्राइज़ भी दिया गया। उसके बाद प्राइस एंड प्रिजुडाइस, ये जेन ऑस्टन की बुक है, बड़ी फेमस बुक है ये। कॉलरा का उसने पूछा हुआ है कि ये कौन सी डिज़ीज़ है, तो ये बैक्टीरिया से फैलती है। और बैक्टीरिया का आपने याद रखना है कि जिस बंदे ने इसको डिस्कवर किया था 1683 में, उस बंदे का नाम
वैन लीवेन बीक उस बंदे का नाम है। तो उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ नॉट कॉज बाय वायरस। तो जो टाइफाइड है ये वायरस से नहीं बल्कि बैक्टीरिया से होता है। बाकी जितनी भी इनके अंदर डिजीज़ बताई गई हैं वो सारी वायरस से होती हैं। ये जो मम्स है ना, इसका वो पूछ लेता है कि ये कौन सी बीमारी है, तो ये थ्रॉक्स की मतलब गले की बीमारी होती है, जिसको मतलब पंजाबी में वो कहते हैं ना कि कनूए निकल आना। तो कान के नीचे ना मतलब वो फूल जाती है, ये जो हमारे गाल है ना ये फूल जाते हैं, इनको मम्स बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज स्टॉक डाइजेस्टिंग एंजाइम। तो ये एमालेज है। उसके बाद अनदर नेम ऑफ विटामिन सी, तो एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी के बारे में अपने याद रखना है कि ये बॉडी के अंदर नहीं रहता, मतलब ये बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होता विटामिन सी, क्योंकि ये एस्कॉर्बिक एसिड है। और दूसरा आपने ये याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो विटामिन है ये गुआवा के अंदर यानी कि अमरूद के अंदर ये पाया जाता है। विच इज़ यूज एज मॉडरेटर इन एटॉमिक बम। तो ये हैवी वाटर जो होता है इसको डेट्रियम ऑक्साइड भी बोलते हैं हैवी वाटर को। उसके बाद उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है गुआवा के बारे में ही, तो ये आपको पता है कि इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है। कन्वर्सेशन विद माई सेल्फ, तो ये नेल्सन मंडेला की बुक है। एक इनकी बुक बड़ी फेमस है, वो भी आपने याद रखनी है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये बुक भी आपने याद रखनी है। 2010 में इन्होंने ये बुक लिखी थी और 2013 में नेल्सन मंडेला की डेथ हुई थी। डायमीटर ऑफ जुपिटर पूछा हुआ उसने, आपको पता है कि जो जुपिटर है ये सबसे बड़ा प्लानट है और इसका डायमीटर उसने पूछा हुआ है कि ज़मीन से कितने गुना बड़ा है। तो ये 11 गुना बड़ा है ज़मीन से। और ज़मीन का जो डायमीटर है ये आपको पता होना चाहिए, 12,756 किलोमीटर ज़मीन का जो डायमीटर है वो है। उसके बाद उसने पूछा हुआ है कि विच इज़ द हॉटेस्ट प्लानट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो हॉटेस्ट और स्लोएस्ट रोटेशन जो प्लानट है उसका आपको पता है कि वीनस है। इसको इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं, इसको ट्विन ऑफ अर्थ भी बोलते हैं। और इसके बारे में आपको याद होना चाहिए कि आपको मैंने बताया था कि ज़मीन के अगर 243 दिन हों तो वीनस का एक दिन बनता है, इतनी यानी कि इसकी स्लो रोटेशन है। उसके बाद उसने प्लाटो के बारे में पूछा है कि जो प्लाटो है वो अरिस्टोटल का और प्लाटो का आपस में क्या रिलेशन है। तो जो प्लाटो है ये टीचर थे अरिस्टोटल के। और यहाँ पे आपने याद रखना है कि जो प्लाटो की फ़ेमस बुक पेपर्स में आ जाती है वो रिपब्लिक है, और जो अरिस्टोटल की बुक्स हैं वो पॉलिटिक्स एंड पोएटिक्स हैं। कायद अज़म जॉइन मुस्लिम लीग इन 1913 में कायद अज़म ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। उसके बाद जलियांवाला बाग वाला जो हादसा है उसका उसने पूछा हुआ था, ये 13 अप्रैल 1919 में आया था। आपको पता है कि रोवल्ट एक्ट जो है ये भी 1919 में आया था। और कायद अज़म ने जो रिज़ाइन है फ्रॉम लेजिस्लेटिव इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ये भी 1919 में ही दिया था। उसके बाद उसने जलियांवाला बाग की लोकेशन पूछी है, तो ये अमृतसर में है। नोबेल प्राइज़ इन फ़िज़िक्स वाज अवार्डेड टू, जो पहला नोबेल प्राइज़ फ़िज़िक्स में था ये रोइंटगन को मिला था। और जो रोइंटगन है इसके बारे में आपने याद रखना है कि इसने 1895 में एक्सरे मशीन को डिस्कवर किया था। और 1901 10 दिसंबर को जो स्टॉकहोम है जो स्वीडन का कैपिटल है वहाँ पे फ़िज़िक्स का जो पहला नोबेल प्राइज़ है वो दिया गया था। और अब हर साल 2010 सॉरी हर साल 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है जी, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज़ एंशियंट वंडर ऑफ वर्ल्ड। तो दुनिया का जो सबसे पुराना वंडर ऑफ वर्ल्ड है वो लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया है। ये बीसीज़ में बना था, मतलब 280 बीसी के लगभग ये बना था। उसके बाद यहाँ पे आईफल टावर जो है ये पूछ लेता है कि कब बना था। तो ये 1887 में बनना स्टार्ट हुआ था, इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी और 1889 के अंदर ये कंप्लीट हो गया था। ताजमहल का आपने याद रखना है कि ये 1631 में शाहजहां ने बनाना स्टार्ट किया था। उस्ताद अहमद लाहौरी जो हैं वो इसके आर्किटेक्चर थे और 1653 में ये कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो इसको अगर आप इस तरह हल करेंगे कि 70% उसने बताया हुआ है कि पास हैं, बाकी कितने बचे 30%। तो अगर आप 180 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ और देन उसको डिवाइड करेंगे 100 के साथ, तो आपके पास जो इसका जवाब है वो आ जाएगा। उसके बाद ये इक्वेशन है एक और, ये भी आपको मैं हल करके तो ये सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह। उसके बाद उसने पूछा हुआ है कि जो प्रिंटिंग है, जो प्रेस है, ये किसने डिस्कवर की थी, इन्वेंट की थी। तो ये
गुटनबर्ग ने किया था इसको। गुटनबर्ग ने 1440 में जो प्रिंटिंग प्रेस है ये इन्वेंट की थी, और ये जर्मनी से बिलोंग करता है गुटनबर्ग। उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो यूरो इज़ द करेंसी ऑफ, तो इनमें से सिर्फ एक ही कंट्री है इटली जिसकी करेंसी यूरो है। नॉर्वे की करेंसी क्रोन है, डेनमार्क की भी क्रोन है, और स्वीडन की करेंसी क्रोन है। तो कई बार वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि यूरोपियन यूनियन के कितनी कंट्री है जिनकी जो करेंसी है वो यूरो है। तो यूरोपियन यूनियन के 19 मुल्क थे पहले, अब चूंकि जो यूके है वो सॉरी यूके की तो वैसे ही पाउंड है, तो तकरीबन 19 कंट्रीज़ हैं, एग्जैक्टली 19 कंट्रीज़ हैं यूरोपियन यूनियन की जिनकी जो करेंसी है ना वो यूरो है। उसके बाद एक और इक्वेशन है, इसको आप इस तरह हल करेंगे। उसने पूछा हुआ है कि इफ़ ए कंप्लीट अ जॉब इन 20 मिनट्स एंड बी इन 30 मिनट्स, इफ़ दे डू द सेम जॉब टुगेदर, हाउ मच टाइम विल बी टेक। तो इसकी ये बुक के ऊपर ही मैंने इसको हल किया हुआ है कि अगर 30 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन डिवाइड करेंगे 20 जमा 30 को, तो 600 डिवाइडेड बाय 50, तो इसका जवाब हमारे पास 12 आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलूचिस्तान कंटेन ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि चागी है, और चागी का आपने ये भी याद रखना है कि रकबे के लिहाज से ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, बलूचिस्तान के अंदर ही आता है। और यहाँ पे रास्को माउंटेन के ऊपर 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने एटॉमिक बम का जो एक्सपेरिमेंट है वो किया था। और इस दिन को 28 मई को हम कौन सा दिन मनाते हैं, यौम तकबीर मनाते हैं। कौन सी माउंटेन थी जिसके ऊपर ये तजर्बे किए गए थे, तो वो रास्को माउंटेन थी। और बलूचिस्तान का आपने ये भी याद रखना है कि जो कलभूशन है यहाँ को मशाखेल, बलूचिस्तान की एक डिवीज़न है जिसको मशाखेल कहते हैं, वहाँ से इसको अरेस्ट किया गया था। उसके बाद कचूरा लेक का पूछा हुआ है, तो ये बल्तिस्तान में आती है। पटेला जो हड्डी है ये नी कैप है, लेग के अंदर आती है। वर्किंग बाउंड्री का उसने पूछा हुआ है कि कहाँ पे ये एग्जिस्ट करती है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के बॉर्डर है उसको वर्किंग बाउंड्री कहते हैं। और ये इंडिया का जो इलाका वो मतलब जो जम्मू कश्मीर है वो लगता है, और पाकिस्तान का जो सियालकोट है ये लगता है इस वर्किंग बाउंड्री को। उसके बाद जो रैम है ये स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उसके बाद उसने बिल गेट्स की जो वाइफ है वो उसने कहा हुआ जी कि वो CEO है गेट्स फाउंडेशन की, उसका नाम पूछा हुआ है तो वो मलिंडा है। यहाँ पे जो सी ऑप्शन है ना मिलाना, ये डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ है, और डोनाल्ड ट्रंप का आपने याद रखना है कि ये रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करता है। और उसके बाद ये 45th प्रेसिडेंट ऑफ USA है। उसके बाद लेंथ ऑफ सियाचन उसने पूछा हुआ, तो सियाचन के बारे में आपको ये याद होना चाहिए कि जो सियाचन की पहली जंग थी ये 1984 में हुई थी। उसके बाद 1999 में हुई। उसके बाद 2003 में सीज़ फायर लाइन मतलब जो जंगबंदी है ना उसका ऐलान कर दिया गया 2003 में, मुशर्रफ के दौर में। मुशर्रफ और वाजपेयी की मुलाकात हुई थी जिसमें सीज़ फायर लाइन की अनाउंसमेंट कर दी गई थी। तो अगर इसका वो लेंथ पूछे आपसे माइल्स में तो वो 47 है, अगर किलोमीटर में पूछे तो 76 किलोमीटर है। उसके बाद उसने पूछा हुआ है कि परसिक्यूशन ऑफ रोहिंग्या मुस्लिम इज़ इन विच स्टेट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि राखाइन सूबे का नाम है, और ये म्यांमार का सूबा है, यानी कि जिसका नाम बर्मा है। पुराना नाम म्यांमार था, 1989 में जो म्यांमार है उसका जो नाम है वो बर्मा रख दिया गया था। उसके बाद क्वेश्चन आ रहा है खाद। तो जो खाद NDS और खाद ये जो दोनों है ये अफ़गानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं। एक NDS है इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी, और एक खाद है। उसके बाद नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान, तो ये चकोर है। उसके बाद आब हयात का उसने पूछा हुआ है, तो ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद की बुक है। और एक इनकी और बुक यहाँ पे लिख ली फ़रदौस बरी, ये भी इन्होंने ही लिखी हुई है। उसके बाद सिलिकॉन वैली का उसने पूछा हुआ है, तो सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया, ये पहले भी आपको बताया कि पॉपुलेशन वाइज ये USA की सबसे बड़ी स्टेट है। उसके बाद द ओनली हिंदू स्टेट इन द वर्ल्ड नेपाल है। और ये आपने याद रखना है कि 2006 में जो नेपाल है उन्होंने मतलब ये जो हिंदू स्टेट है ना इसको इन्होंने ख़त्म कर दिया। मतलब अब ये एक सेकुलर कंट्री बन चुका हुआ है। पहले इन्होंने
स्टेट रिलीजन के तौर पे अनाउंस किया हुआ था कि जो नेपाल है ये एक हिंदू स्टेट है, लेकिन अब ये एक सेकुलर स्टेट बन गई है 2006 के बाद। तो उसके बाद नोबेल प्राइज़ फॉर इकोनॉमिक्स, तो ये 1969 में पहला नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और जिस बंदे को पहला नोबेल प्राइज़ दिया गया था उस बंदे का नाम रागनाथ था। और 2019 में जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है वो इंडिया से बिलोंग करते हैं, अभिजीत बैनर्जी और ईस्टर डफलो। इन दोनों को जो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ है वो दिया गया। उसके बाद मालाबार इज़ द ओल्ड नेम ऑफ मद्रास है, और मद्रास का जो अब बिल्कुल ही लेटेस्ट नेम है ये चेन्नई है। उसके बाद अगर कोई इंसान का जो मूड है ये नॉर्मल से अगर गुस्से की तरफ और एक्सट्रीम लेवल तक चला जाता है तो वो कह रहा है कि इस डिज़ीज़ को क्या कहते हैं, तो ये बाइपोलर डिसऑर्डर होता है। उसके बाद नावल उसने पूछा है वार एंड पीस, बड़ा इंपॉर्टेंट नावल है, बहुत बार ये पेपर्स में रिपीट हुआ है। तो ये लियो टॉल्स्टॉय ने ये लिखा है। 1865 में ये नावल लिखा गया था और 1867 में इसको पब्लिश किया गया था। और ये जो लियो टॉल्स्टॉय हैं ये रशिया से बिलोंग करते हैं। और कभी कभी वो पूछ लेता है कि इनका जो नावल है उनकी जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो किसने की है, तो वो नेथन हैस्कल डल उसका नाम है जिन्होंने इसकी इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेशन की हुई है। उसके बाद मोस्ट पावरफुल हुरिकेन टू हिट द कैरिबियन इन सितंबर 2017, तो ये इरमा था। उसके बाद न्यूट्रॉन का पूछा हुआ है कि इन्होंने डिस्कवर किया, तो ये जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था 1932 में। और यहाँ पे जो ऑप्शन बी है प्रिस्टली लिखा हुआ है, तो इनकी जो इन्वेंशन है वो ऑक्सीजन है, इन्होंने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था प्रिस्टली ने। उसके बाद क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है इसमें जो प्लांट्स हैं ये ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ये इनहेल करते हैं। उसके बाद हुज्जतुल बालिगा एक बुक है, ये किसकी है, तो ये शाह वलील्लाह की बुक है। ये 1703 में दिल्ली में ये पैदा हुए थे। और इनकी एक बुक है सिरातुल मुस्तकीम, ये भी आपने याद रखना है। और अगर इनका वो असल नाम पूछ ले कि इनका जो रियल नेम है वो क्या था, तो वो कुतुबुद्दीन अहमद इनका असल नाम था। उसके बाद एन एग्जांपल ऑफ हेरिडिटी डिजीज़ बोलते हैं जो वरासत से मिले, तो ये हीमोफीलिया जो है ये वरासती डिज़ीज़ है। उसके बाद क्वेश्चन आया हुआ है कि शेप ऑफ मिल्की वे गलेक्सी, तो आपको पता है कि जो हमारी गलेक्सी है वो मिल्की गलेक्सी है और उसकी जो शेप है ये स्पाइरल है, मतलब जिस तरह स्प्रिंग होता है ना उस तरह की इसकी शेप है। तो ये अगर नीचे आप एक डिस्क्रिप्शन पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि जो नेपाल है इसका मैंने आपको पहले बताया कि ये 2006 से पहले हिंदू स्टेट था, लेकिन 2006 में एक डिक्लेरेशन आया था और उसके बाद से ये जो नेपाल है ये हिंदू स्टेट नहीं बल्कि ये सेकुलर स्टेट कंसीडर किया जाता है। उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली थी इसके अंदर जो मेंबर्स थे उनकी तादाद 69 थी, तो कितने मेंबर्स बढ़ाए गए, तो ये 10 मेंबर जो थे इनका इजाफ़ा किया गया था और 79 बाद में इसके मेंबर्स हो गए थे। और इसके अंदर सिर्फ एक ही खातून शामिल थी जो कि लियाकत अली ख़ान की बेगम थी, जिनका नाम बेगम राना लियाकत अली ख़ान था। और इनके बारे में आपने याद रखना है कि जो बेगम राना लियाकत अली ख़ान थी ये सिंध की पहली पाकिस्तान की पहली फ़ीमेल गवर्नर थी। ये 1973 में सिंध की गवर्नर बनी थी, ये आपने इनके बारे में याद रखना है। उसके बाद उसने पूछा हुआ है कि व्हाट इज़ हाइट ऑफ K2, तो ये आपको पता है कि 8611 मीटर इसकी हाइट है। अगर वो ये पूछ ले कि किस रेंज में है तो ये कराक्रम रेंज में है। अगर वो पूछ ले कि ये किस डिस्ट्रिक्ट में है तो ये सकरदू डिस्ट्रिक्ट में आता है K2। उसके बाद क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बिफोर द पार्टीशन ऑफ इंडिया जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनकी कितनी तादाद थी, तो ये 562 स्टेट्स हैं जिनमें से 10 पाकिस्तान को मिली थी, बाकी सारी इंडिया को मिल गई थी। नेम ऑफ़ द बिगेस्ट बराज ऑफ पाकिस्तान, तो अगर बिगेस्ट पूछ ले या ओल्डेस्ट पूछ ले तो इसका जवाब सखर बैराज ही है। ये 1932 में ये बना था और इसका जो पुराना नाम है वो लॉयड बैराज था। उसके बाद वो कह रहा है जी कैरीज़ के बारे में पूछ रहा है, अगर कैरीज़ हों तो कहता है कि किसके पास जाना चाहिए, तो ये दांतों की बीमारी है और डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। कैरीज़ होती क्यों है, तो ये फ्लोरीन की कमी की वजह से कैरीज़ होती है। उसके बाद इंसान के दिल का एवरेज वेट पूछा हुआ है, तो ये 300 ग्राम होता है।
शर्मुल शेख एक सी पोर्ट है कि कहाँ पे है, ये इजिप्ट की है, ये मिस्र की सी पोर्ट है। मिस्र जो है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर आता है। एलएनजी के बारे में पूछा हुआ है तो एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस है। अगर वो सीएनजी के बारे में पूछ ले तो ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। अगर वो एलपीजी के बारे में पूछ ले तो ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। मेथेन और एथेन की जो कलेक्शन है उससे एलएनजी बनती है। उसके बाद उसने पूछा हुआ है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज प्रेजेंटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स बाय द पीपल ऑफ फ्रांस। तो ये भी जो गुस्ताफ थे, वो गुस्ताफ एफल जिन्होंने एफल टावर बनाया था, ये भी लिबर्टी स्टैचू भी इन्होंने ही बनाया था और ये 1886 में फ़्रांस की तरफ से यूएसए को दिया गया था। हबशा इज़ द ओल्ड नेम ऑफ इथोपिया, ये आपको पता ही है। हबशा का जो इथोपिया से पहले जो नाम था वो अबासीनिया था। अबासीनिया के बाद इसका नाम इथोपिया आ गया। और जो इथोपिया है इसका जो कैपिटल है वो एडिस अबाबा है। और एडिस अबाबा में एक हेडक्वार्टर आता है अफ्रीकन यूनियन का। अफ्रीकन यूनियन 2002 में ये बनी थी और 55 जो कंट्रीज़ हैं वो इसके मेंबर्स हैं। उसके बाद ब्रेकबून किस फीवर को बोलते हैं, तो ये डेंगी है। और उसके बाद कटासराज कहाँ पे आता है, ये चकवाल के अंदर आता है। उसके बाद एमनेशिया इज़ रिलेटेड टू लॉस ऑफ मेमोरी की वजह से जो बीमारी होती है उसको एमनेशिया बोलते हैं। और इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस द अनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल इन। तो ये आपको पता है कि 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी। जब पार्टीशन हुई थी तो कौन थे वायसराय, तो वो उनका नाम था लॉर्ड कर्जन। और जब अनलमेंट हुई थी 1911 में तो तब कौन थे, तो उनका नाम लॉर्ड हार्डिंग है। अक्सर उसने पार्टीशन ऑफ बंगाल के वक़्त कौन थे वायसराय, तो वो आपको याद होना चाहिए कि लॉर्ड कर्जन थे। और जब एनलमेंट हुई तो इसका भी आपको पता होना चाहिए कि तब लॉर्ड हार्डिंग थे। तो ये हमारा पेपर 1 था। जो नेक्स्ट पेपर है वो अभी आपको करेक्ट नहीं करवा रहा, क्योंकि पहले आप इसको सुने उसके बाद आप देखें कि जो मेरा मेथड है वो ठीक है या नहीं। तो उसके बाद जब आप अपना फ़ीडबैक देंगे तो देन डिसाइड करेंगे कि ये जो रात के वक्त हम जो लाइव क्लास लेते हैं उसमें इसका जो करेक्शन है वो होनी चाहिए, या यूट्यूब पे जो मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ इससे आपको कोई मदद मिलती है अगर, तो इससे आपको कोई सपोर्ट मिलती है तो फिर ऐसे ही हम इंशाल्लाह जो 2 पेपर्स हैं वो डेली हम करेक्ट कर लिया करेंगे। तो अगर इस तरह आपको हेल्प नहीं मिलती तो फिर इसका कोई और सलूशन निकाल लेंगे। और दूसरी बात ये कि जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं वो इस तरह मैं बुक से आपको नहीं करवा सकता। तो जितने भी मैथमेटिक्स के 5-10 क्वेश्चंस होंगे उनका डेली मैं आपको एक पीडीएफ में उनके जो सलूशन है जितने भी क्वेश्चंस होंगे तो उनको हल करके तो वो मैं इंशाल्लाह आपको सेंड कर दिया करूँगा। तो ये हमारा पेपर 1 था, इसको काइंडली आप बुक से निकाल के तो इसको करेक्ट करें और उसके बाद आपने मुझे फ़ीडबैक के थ्रू आपने मुझे बताना है कि ये जो तरीका है ये ठीक है या नहीं।